हाँ, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। क्वेश्चन को समझने के बाद हैबिट बनाओ डायग्राम बनाने की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और डायग्राम से जैसे डायग्राम को बनाया गया उस डायग्राम की लैंग्वेज को लिखने की। उसके बाद बची हुई पूरी डेरिवेशन तो आपको अपने आप अच्छे से आ जाएगी, इस बात की गारंटी हमारी है। मेन काम जो रहता है पूरा डायग्राम का खेल रहता है। आज का क्वेश्चन काफी लंबा है, काफी लंबा आंसर है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि फिजिक्स ऐसी भी होती है, लेकिन बहुत सिंपल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप सामने अच्छे से देखना, बस आप सामने अच्छे से देखना। हाँ, अब सही आने लगी होगी। तो अब आप देखें कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, मतलब कि हमें पहले अक्षीय स्थिति की परिभाषा देना है, और उस परिभाषा को भी हम डायग्राम से ही देंगे। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग आगे देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। सब लोग अपना माइक ऑफ रखें, जब जरूरत होती है केवल तभी माइक ऑन करें, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आप देखें कि हम क्वेश्चन में अक्षीय स्थिति की परिभाषा बाद में देंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हम क्या करें, वैद्युत द्विध्रुव बनाएं, तब उसका कोई कारण बनेगा। ध्यान से समझना कि डायग्राम हम क्वेश्चन से कैसे बना रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। और वैद्युत द्विध्रुव बनाना हमने आपको कल की क्लास में सिखा दिया था, कैसे बनाया जाता है। वैद्युत मतलब कि आवेश, और द्वि मतलब कि दो आवेश, बिल्कुल बना लिए। और इसके बाद आप देखेंगे ध्रुव, ध्रुव मतलब कि अलग अलग, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक प्लस का और एक माइनस, ठीक। अब मान लो आपका ये प्लस का आवेश रखा है बिंदु ए पर, और माइनस का आवेश रखा है बिंदु बी पर। हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना है ना, और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। इस वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर पॉइंट है O, इसकी लेंथ है स्मॉल l मीटर, और इस साइड की भी लेंथ है स्मॉल l मीटर, और इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 2l मीटर। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन करके रेडी हो गया है, ऐसे सिखाया था कल हमने। लेकिन आज के वैद्युत द्विध्रुव में एक छोटी सी समस्या ये है कि आप देख रहे होंगे कि आज का वैद्युत द्विध्रुव हमने उल्टा बनाया है, कल का वैद्युत द्विध्रुव सीधा बनाया था। उल्टा कैसे बनाया है कि इसमें प्लस का आवेश पहले लिया है, माइनस का आवेश बाद में लिया है। सॉरी, माइनस का आवेश पहले लिया है स्टार्टिंग में, प्लस का आवेश बाद में लिया है। और आप देखेंगे बिंदु बी पहले लिखा है, उसके बाद ए लिखा हुआ है, जबकि ए आगे आना चाहिए, बी पीछे आना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव उल्टा बना हुआ है ना, लेकिन उसे जानबूझ करके उल्टा बनाया गया है। उल्टा क्यों बनाया गया है, इस बात का जवाब आपको अभी आगे मिलेगा, ठीक। पहले तो हमने क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैद्युत द्विध्रुव को बना लिया। अब क्वेश्चन में लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब कि इसके कारण क्या करना है। अब उस लाइन को अच्छे से समझना। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति का सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है, आप इसे ध्यान से समझें। अक्षीय स्थिति, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अक्षीय का मतलब होता है अक्ष की, अक्षीय का मतलब अक्ष की स्थिति, इसका शाब्दिक अर्थ है अक्ष की स्थिति। मतलब कि हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अक्ष की स्थिति क्या होगी, ध्यान से समझना। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे, दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, पढ़ा है। इस तरह से जो सीधी लाइन जाती है, ये वाली लाइन होती है एक्स अक्ष की,
और जो लाइन ऊपर की ओर जाती है इस तरह से, ये वाली लाइन होती है बाय अक्ष की, होती है। तो अब आप सबसे पहले तो ये देखें कि हमने आपके सामने जो वैद्युत द्विध्रुव बनाया है वो कौन से अक्ष वाली लाइन पर बना है? एक्स अक्ष वाली पर बना है। आपका वैद्युत द्विध्रुव ऐसे में बना है तो कौन से अक्ष पर बना है? एक्स अक्ष पर बना है, बाय पर तो नहीं बना है ना। अब एक्स अक्ष पर आपका वैद्युत द्विध्रुव बना है, तो अगर हम इधर ऐसे कोई लाइन खींच दें तो ये लाइन इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे में पूरी लाइन एक्स अक्ष की होगी और वैद्युत द्विध्रुव भी एक्स अक्ष पर बना है। तो अगर हम ऐसे कोई लाइन खींच दें तो ये पूरी लाइन इसके अक्ष पर मानी जाएगी, या इधर ऐसे कोई लाइन खींच दें तो भी ये लाइन इसके अक्ष पर मानी जाएगी, है ना। बस लाइन को हम ऐसे में ना खींचें, क्योंकि अगर ऐसे में लाइन को खींचेंगे तो ये बाय अक्ष हो जाएगा और वैद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष पर बना हुआ है, बाय पर नहीं है, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे होंगे बात को। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि आपका वैद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष पर बना हुआ है, आपके सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और अब हम एक्स अक्ष में किसी भी साइड, कोई सी भी साइड अगर लाइन खींच दें तो वो लाइन इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर मानी जाएगी। तो हमने क्या किया कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर इस साइड आगे की ओर एक लाइन खींच दी है, दिख रही है। वैद्युत द्विध्रुव से आगे की ओर एक लाइन हमने खींच दी है, और इस लाइन पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु मान लेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे। इस लाइन पर हमने एक बिंदु मान लिया, एक पॉइंट मान लिया P। क्यों? इसका क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये जो बिंदु P हमने माना है, इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। और ये जो बिंदु P जो हमने यहाँ माना हुआ है, कहां पर माना है? इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर माना है। अक्ष पर मतलब इसी की लाइन पर आगे की ओर अक्ष पर माना है। तो ये जो बिंदु P हमने इसके वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर माना हुआ है, इस बिंदु P की स्थिति को हम क्या कहेंगे? अक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे? अक्षीय स्थिति। बहुत सिंपल जवाब है कि जो बिंदु इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, इस बिंदु की स्थिति को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। और इस बिंदु पर हमें, बिंदु P पर हमें क्या करना है? इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि E का मान ज्ञात करना है, जो कि अच्छी स्थिति में कहा जाएगा। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात करना है, पर हम ये तो देख लें कि बिंदु P को हमने इस वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर माना है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है, मतलब कि अच्छी स्थिति में है। वो इस वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है? तो इस बिंदु P की जो दूरी हम लिखेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है, उसको कहां से मापेंगे? उसको हम वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मापेंगे। ये रहा वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O, दिखाई दे रहा है, ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से और बिंदु P को मापेंगे कि हमने वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पर इस बिंदु P को लिया है, जो कि बिंदु P अच्छी स्थिति में है और जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हम देख लेंगे कि मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर आपने बिंदु P को लिया है, और r मीटर की दूरी पर बिंदु P है जो अच्छी स्थिति में है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब आपका डायग्राम पूरी तरह से बनके रेडी हो गया है। ये मेन काम था। अगर आपने डायग्राम बना लिया, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 90%। और ये डायग्राम केवल क्वेश्चन को देख करके बनाना है। वैसे तो आप लोग इसका रिवीजन रिकॉर्डेड वीडियो से ले सकते हैं, फिर भी हम डायग्राम का एक रिवीजन 2 मिनट में और बता देते हैं, अच्छे से समझ लेना। कुछ महान बच्चे हैं जो जगते नहीं है, टाइम पर लेट ज्वाइन किया है, हमें उनकी चिंता रहती है, क्या करें। देखो इधर सामने क्वेश्चन में लिखा है अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा अब इस डायग्राम के बाद हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसके अनुसार हमने डायग्राम बनाया। और डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाया? वैद्युत द्विध्रुव बनाया। कैसे? ऐसे बनाना सिखाया था कल हमने। वैद्युत द्विध्रुव, एक प्लस का आवेश, एक माइनस का आवेश, दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी 2l, और इसके एक साइड की डिस्टेंस l और एक साइड की डिस्टेंस l। बन गया वैद्युत द्विध्रुव।
आज हमने नाम भी रख दिया है कि प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा है, माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर रखा है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम हो गया ए बी। लेकिन आज हमने वैद्युत द्विध्रुव उल्टा बनाया है, आपको दिख रहे होंगे, बी को पहले लिखा है, ए को बाद में, माइनस आवेश पहले लिया है, प्लस बाद में, उल्टा बनाया है। उल्टा क्यों बनाया, बस उसका जवाब अभी देने वाले हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष की स्थिति। तो आप देखेंगे ये वैद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष पर बना हुआ है ऐसे वाली लाइन में, तो आप इस वैद्युत द्विध्रुव पर ऐसे आगे की ओर कोई लाइन ले जाएं या फिर इस साइड की ओर कोई लाइन ले जाएं, वो पूरी लाइन इसके अक्ष पर ही मानी जाएगी, क्योंकि वो लाइन एक्स अक्ष पर होगी और ये वैद्युत द्विध्रुव भी एक्स अक्ष पर बना है, तो इसी के अक्ष पर वो लाइन मानी जाएगी। इसलिए हमने इस वैद्युत द्विध्रुव से आगे की ओर बढ़े और इसके एक लाइन को हमने खींचा जो इसकी अक्ष की लाइन है, और इसके अक्ष की लाइन पर हमने एक बिंदु को ले लिया जिसका नाम है बिंदु P, और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और ये बिंदु P की जो स्थिति होगी, इस बिंदु P की स्थिति को अपन कहेंगे कि बिंदु P की स्थिति अक्षीय स्थिति है। क्यों इसको अक्षीय स्थिति क्यों कहेंगे बिंदु P की स्थिति को, क्योंकि बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसकी स्थिति को कहेंगे कि अक्षीय स्थिति में रखिए बिंदु P। दूसरी बात, अब इस बिंदु P को अपन ने इस वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर लिया है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का मेन रोल रहता है, ये आप जानते हैं। तो हमने इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इसकी दूरी देख ली, केंद्र से लेंगे दूरी को, तो हमने मान लिया वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर बिंदु P को लिया गया है, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब जवाब इस बात का कि ये वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले उल्टा क्यों बनाया गया है, इस बात का जवाब। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाता कौन है या विद्युत क्षेत्र बनाता कौन है, ये आप लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। विद्युत क्षेत्र को कौन बनाता है, आवेश। जब भी अपन आवेश कहीं रखते हैं तो उसके चारों साइड विद्युत क्षेत्र बनता है, सीख चुके हैं। यहाँ पर दो आवेश रखे हैं, एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश, दोनों आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बना रहे होंगे, प्लस वाला अपना बना रहा होगा, माइनस वाला अपना बना रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस वाला अपना आवेश बनाएगा विद्युत क्षेत्र, तो प्लस वाला अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बनाएगा, कहां पर, बिंदु P पर, और माइनस वाला भी अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा, कहां पर, बिंदु P पर। ये बिंदु P कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं ली गई है इन आवेशों से, इन आवेशों के नजदीकी ली गई है, और इतना नजदीक है कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश भी अपना विद्युत क्षेत्र बना लेता है वहां तक, और माइनस क्यू आवेश भी अपना विद्युत क्षेत्र बना लेता है वहां तक। तो आप देखेंगे बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बनेंगी, एक प्लस वाले आवेश की और एक माइनस वाले आवेश की। लेकिन आपको पता है एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, और एक बनेगी कमजोर। क्यों और किसकी बनेगी, ध्यान से देखना। जो प्लस क्यू आवेश है वो बिंदु P के ज्यादा नजदीक है, बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्लस क्यू आवेश बिंदु P के ज्यादा नजदीक है। अब प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर अपनी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा वो ज्यादा बनाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा पास में है, ये बात तो आप जानते हैं। माइनस क्यू आवेश इतना दूर रखा हुआ है बिंदु P से, अब जो माइनस क्यू आवेश बिंदु P पर अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा वो कम बनाएगा, कम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि वो दूर है। और प्लस वाला आवेश जो बिंदु P पर अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा वो ज्यादा बनाएगा, क्यों, क्योंकि वो पास में है। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा बनेगी या स्ट्रॉन्ग बनेगी वो कौन सी वाली बनेगी, प्लस वाली बनेगी। क्यों, क्योंकि बिंदु P आपके प्लस क्यू आवेश के ज्यादा नजदीक है इसलिए। और जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस की बनेगी तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। इसलिए हमने जानबूझ करके इस वैद्युत द्विध्रुव को उल्टा बनाया है, जिससे आपका प्लस क्यू आवेश इस साइड आ सके और प्लस क्यू आवेश इधर आएगा तो बिंदु P के ज्यादा नजदीक रहेगा, जिससे बिंदु P पर धनात्मक वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा बनेगी। अगर आप लोगों के कहने पर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को सीधा बना देते कि प्लस क्यू आवेश आगे ले लेते और माइनस क्यू आवेश पीछे ले लेते,
तो फिर आपके बिंदु P पर जो ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती वो किसकी बनती, -q आवेश की बनती, ऋणात्मक वाली बनती, और फिर आपका जो फाइनल आंसर आता वो माइनस में आ जाता। समझ गए? और हमें आंसर किस में चाहिए, प्लस में, इसलिए हमने बिंदु P को चाहते हैं कि प्लस वाली आवेश की ओर रहे, इसलिए हमने इस बिंदु P को प्लस वाले आवेश की ओर रखने के लिए इस वैद्युत द्विध्रुव को कैसा बनाया है, उल्टा बनाया है, जिससे प्लस आवेश इधर आ गया जो बिंदु P पर ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा। अब आपका डायग्राम भी कंप्लीट, आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया कि वैद्युत द्विध्रुव उल्टा क्यों बना हुआ है। अब हम सीधा सीधा आंसर पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर आते हैं। परिभाषा में लिखा है अक्षीय स्थिति किसे कहती है, उसका जवाब आपके सामने है, अभी हमने बताया था। बिंदु P कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। परिभाषा क्या बनेगी, अब आप लोग इतना सीख चुके हैं कि इसकी एक नहीं दो दो परिभाषाएं बना सकती हैं। कैसे, ध्यान से देखना। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी स्थिति को अक्षीय स्थिति कहती है। सिंपल परिभाषा है, सब समझ रहे होंगे बात को। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो बुकों में छपी रहती है, ये तो सिंपल है, ऐसा नहीं इसमें नंबर नहीं मिले, पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरी परिभाषा जो ज्यादातर बुकों में छपी रहती है, जिसको बच्चे रटते हैं, दूसरी परिभाषा भी देखो क्या होती है। दूसरी परिभाषा कहती है किसी वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को आगे की ओर बढ़ाने पर, आप इस वैद्युत द्विध्रुव से आगे की ओर बढ़े, किसी वैद्युत द्विध्रुव को आगे की ओर बढ़ाने पर उसके अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसे आगे की ओर बढ़ाया तो इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये दो परिभाषा और दोनों डायग्राम से बनी है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर में हेडिंग बनाएं अक्षीय स्थिति, या फिर हेडिंग बना लो परिभाषा, जैसे आप लोग चाहें वैसे आप लोग हेडिंग बना लो परिभाषा ऐसे। और परिभाषा में सब बच्चे डैश करके लिखना, परिभाषा में सब बच्चे डैश करके लिखेंगे वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है, वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है, वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होती है। वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होती है। तब उस बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। तब उस बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। देख लिया, वह बिंदु मतलब कि बिंदु P जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होती है, वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के, मतलब कि हम इस द्विध्रुव से आगे की ओर बढ़े तो बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होती है। जैसे कि बिंदु P इस द्विध्रुव के आगे की ओर बढ़ाने पर अक्ष पर स्थित है, तब इस बिंदु की स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। अथवा लगा करके एक और डेफिनेशन लिख लो जो आप लोगों को सुविधाजनक लगे, जिससे कोई कठिनाई ना हो याद करने में। अथवा लगा करके एक और, हाँ अभी बेटा आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, वहां से आप इसको लिख लेना, या हम नोट सेंड करेंगे तो वहां से लिख लेना। आप अथवा लगा करके दूसरी डेफिनेशन लिख लें, वो जरूरी है, क्योंकि फिर अपन लेट हो जाएंगे, डेरिवेशन पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए, है ना। अथवा लगा के दूसरी डेफिनेशन लिखना बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के
किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति को, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। देख लिया, परिभाषा कंप्लीट। अब हेडिंग बनाओ व्यंजक। हमें इसका व्यंजक ज्ञात करना है ना, फॉर्मूला बनाना है ना। सब बच्चे हेडिंग बनाए व्यंजक, इस तरह से सब बच्चे हेडिंग बनाना व्यंजक। कोई बच्चा अगर कहीं रह जाता है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी वीडियो कंप्लीट आपको मिलेगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको अपना समझने पर फोकस रखिए, है ना। अब हेडिंग बनाइए व्यंजक, और व्यंजक में आप लोग डैश करके लिखेंगे। कैसे, पहले समझो। अब हमें व्यंजक ज्ञात करना है, मतलब कि फॉर्मूला बनाना है। व्यंजक का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक। तो अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे, सब बच्चे जानते हैं कि हमने पहले जैसे डायग्राम को बनाया है, उस डायग्राम के बारे में हमें लिखना आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है और रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। स्टार्टिंग में वर्ड लिखा होता है माना कि, मानने वाला कौन, हम। अब हम मान रहे हैं तो हमारी मर्जी, हम कैसे भी माने। इस शब्द से आपकी सारी गलतियां ढक जाती हैं। बस आप शब्दों को सही लिखें, बाद बाकी कोई चीज आगे पीछे लिख देते हैं, कम ज्यादा लिख देते हैं, उससे नंबर नहीं कटने वाले। क्योंकि स्टार्टिंग में वर्ड लिखा है माना कि, अब हमने माना, कैसे भी माना। तो इस डायग्राम के बारे में आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझे। पहले हमने सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को बनाया, क्वेश्चन के अनुसार बनाया कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे। माना कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम ए बी ही है ना। माना कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। बना है कि नहीं बना है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है या लंबाई है वो कितनी है, 2l। फिर इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिल्कुल इतना ही लिखना है, जैसा आपने बनाया हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिखना है, ठीक है। अभी मीटिंग का टाइम आ गया बेटा, एंड हो जाए तो फिर से रिज्वाइन कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग व्यंजक में डैश करके लिखें इसके बारे में। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, आपके सामने दिख रहा है ए और बी। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है, ये लिखा हुआ बोर्ड पे 2l। इनके बीच की दूरी 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर,
अक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस इतना सा ही लिखना थी, बहुत आसान था। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है उससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसा हमने डायग्राम में बनाया है। ठीक, अब आप लोग पहले एक बार रीजॉइन कर लें जल्दी से, फिर हम इसके आगे की मेन डेरिवेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, सब बच्चे एक बार, अभी मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग रीजॉइन कर लें। अब देखें, अब सब बच्चों को पता है कि हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, अब आपको पता है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा कौन? तो कौन बनाता है? आवेश। और यहाँ पर तो दो आवेश रखे हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। ये बात अभी हमने आपको बताई थी कुछ टाइम पहले। तो आप देखेंगे कि बिंदु P पर दोनों आवेश अपनी अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे। प्लस क्यू आवेश अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा बिंदु P पर, और माइनस क्यू आवेश बिंदु P पर अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा। दोनों अपनी अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे, अभी बताया था हमने। और हमें दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। प्लस वाला कितना बना रहा है, माइनस वाला कितना बना रहा है ना। तो क्या करेंगे, आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि जब आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो आपको प्लस क्यू आवेश से लेकर के बिंदु P तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। अब अच्छे से समझना सब बच्चे ध्यान से, सब बच्चों की नजर फोन पर होना चाहिए। आपको प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। और प्लस क्यू आवेश कहां पर रखा है, और प्लस क्यू आवेश कहां पर रखा है? बिंदु A पर रखा है। मतलब कि आपको बिंदु A से लेकर के P तक की दूरी चाहिए। तो हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हमें A से P तक का मान चाहिए, A से P तक की दूरी चाहिए। कैसे निकालेंगे A से P तक की दूरी? ध्यान से देखना सब बच्चे, पूरा पॉइंट यहां समझे, मैसेज करना बंद कर दे बेटा, ध्यान से समझे। आपके पास O से लेकर के P तक की दूरी, पूरी दूरी है आपके पास, O से P तक की है, कितनी है? R। तो पहले आप O से P तक की पूरी दूरी लिख लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे O से लेकर के A तक की दूरी को, O से लेकर के A तक की दूरी को माइनस कर देंगे। अपने आप आपकी A से लेकर के P तक की दूरी बच जाएगी। ध्यान से समझे, बोल रहे हैं, मैसेज बाद में हो जाएंगे, पहले यहाँ समझे, लिखना पढ़ना सब बाद में हो जाएगा, केवल समझ लें आप। तो बस आप ध्यान से देखें, हमें A से लेकर के P तक की दूरी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। हमारे पास O से लेकर के P तक की पूरी दूरी है जिसका मान है R। तो पहले हमने O से P तक की पूरी दूरी ले ली और उसमें से इस साइड की दूरी को माइनस कर दो। O से लेकर के A तक की जो दूरी है L, इस साइड की दूरी को माइनस कर दो OA वाली को, तो ये वाली अपने आप बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? AP वाली दूरी बच गई अपने आप। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें सब बच्चे। अब हम इसमें लिखेंगे AP इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है, O से लेकर के P तक की दूरी की वैल्यू कितनी है, R, माइनस O से लेकर के A तक की दूरी की वैल्यू कितनी है, L। यानी आपकी A से लेकर के P तक की दूरी आएगी R माइनस का L। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब इसी तरह से जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे
तो हमें माइनस क्यू आवेश से लेकर के बिंदु P तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। और माइनस क्यू कहाँ पर रखा है? बिंदु B पर रखा हुआ है, मतलब कि हमें B से लेकर के P तक की दूरी चाहिए। अब सब बच्चे देखना हम कैसे दिमाग से B से P तक की दूरी निकालेंगे। B से P तक की पूरी दूरी एक बार में हमारे पास इकट्ठी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन हम उसे जोड़ करके निकाल सकते हैं। कैसे? पहले आप B से लेकर के O तक की दूरी ले लो, मतलब कि BO को ले लो, ठीक है, और उसमें आप ऐड कर दो, मतलब कि जोड़ दो O से लेकर के P तक की दूरी को, मतलब कि OP को। तो आपकी B से लेकर के P तक की पूरी दूरी अपने आप बन जाएगी। कैसे? हमें B से लेकर P तक दूरी चाहिए, तो पहले B से O तक की दूरी ले लो BO, फिर उसमें जोड़ दो O से लेकर के P तक की दूरी को OP को, तो BP बन जाएगी। कैसे? BP इज इक्वल टू B से O तक की दूरी कितनी है? L प्लस O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है? R। तो क्या हो गई? L प्लस R। या फिर आप इसको लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू R प्लस L। L प्लस R या R प्लस L, बात तो एक ही है, पर हमने इसको ऐसा क्यों लिख दिया R प्लस L? इसलिए कि ऊपर R माइनस L लिखा है ना, तो अब ये देखने में अच्छा लगेगा। R प्लस L, बड़ा भाई छोटा भाई एक जैसे दिखेंगे। ये दूरियां जिनकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली थी, जो है बहुत परेशान करने वाली थी आगे, वो हमने पहले ही निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा लिखेंगे डायरेक्ट कि प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है। डायरेक्ट लिखेंगे, पॉइंट पर आएंगे तो अपन लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बन रही है, उसे अपन निकालेंगे। सबसे पहले उसे अपन देखेंगे। तो सब बच्चे ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कौन सा वाला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सबको पढ़ाया है। बल वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ दूरी की बात चल रही है, बल की कोई बात हुई ही नहीं अभी तक। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनना है, एक प्लस क्यू आवेश बनाएगा, एक माइनस क्यू आवेश बनाएगा। तो अभी जो प्लस क्यू आवेश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है, उसे अपन मान लेते हैं E1। क्या मान लेते हैं उसे? E1। जब माइनस क्यू आवेश की निकालेंगे उसे E2 मान लेंगे। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। आर की जगह क्या आ जाएगा? आर का मतलब होता है दूरी, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कौन सी दूरी लें? यहाँ तो काफी दूरियां भरी हुई हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। इस लाइन में क्या लिखा है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप प्लस क्यू आवेश से लेकर के बिंदु P तक की दूरी लेंगे, और प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है? बिंदु A पर रखा है। इसका मतलब आप A से लेकर के P तक की दूरी लेंगे, मतलब कि AP लेंगे। तो क्या आ जाएगा? AP, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन AP की वैल्यू कितनी है? आपके सामने लिखी है बोर्ड पे, अपन बहुत होशियार हैं, पहले निकाल चुके हैं। कितनी है AP की वैल्यू? R माइनस L। तो अपन यहाँ लिख देते हैं R माइनस L, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। बात खत्म। आगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी तरह से अपन लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ना? तो अपन यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को लग रहा होगा सर कंजूसी क्यों कर रहे हैं बोर्ड पे लिखने में, क्योंकि डेरिवेशन लंबी है, पूरा बोर्ड भरने वाला है।
तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसे निकालेंगे। कैसे? जैसे इसको निकाला, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? आपके सामने लिखा है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो अब जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही थी उसे अपन ने E1 मान लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है उसे अपन E2 मान लेंगे। क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q की जगह कौन आ जाएगा? माइनस क्यू आ जाएगा। R का मतलब है दूरी। तो अब दूरी कितनी लेंगे? तो स्वाभाविक है, क्वेश्चन में लिखा है कि हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो माइनस क्यू से लेकर के बिंदु P तक की दूरी लेंगे। और माइनस क्यू कहां पर रखा है? बिंदु B पर रखा है, मतलब कि B से लेकर के P तक की दूरी लेंगे। तो क्या आ जाएगा? R की जगह BP और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। सही है। अब अपन इधर सॉल्व करेंगे। देखो इस लाइन को यहाँ आगे देखो, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, बताओ बीपी की वैल्यू आपके सामने है। बीपी की वैल्यू कितनी है? बहुत होशियार है, पहले निकाल चुके हैं, R प्लस एल। तो बीपी की जगह आ जाएगा, बीपी की जगह क्या लिखेंगे? बीपी की वैल्यू R प्लस एल, बीपी पे स्क्वायर लगाए तो इसकी वैल्यू पे आ जाएगा स्क्वायर। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली कि प्लस क्यू आवेश इतनी बना रहा है और माइनस क्यू आवेश इतनी बना रहा है। अब क्या करना है? हमें बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि दोनों मिलकर के कुल कितनी तीव्रता बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? कुल तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। किसको? E1 को और E2 को, मतलब प्लस क्यू वाली तीव्रता को और माइनस क्यू वाली तीव्रता दोनों को जोड़ देंगे, कुल तीव्रता आ जाएगी E1 प्लस E2 करके। क्या करेंगे? लिख देंगे E1 E2 का मान रखने पर, E1 व E2 का मान रखने पर, कहा E1 और E2 के मान? E1 का मान आपके सामने ये रहा और E2 का सामने ये रहा, दोनों मान रख दो। कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू, E1 की जगह आप E1 की वैल्यू रखें, कितनी है? 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। प्लस लगाए तो आप प्लस लगाएंगे बीच में, E2 है तो E2 की वैल्यू रखें 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगी, बस आप समझ जाओगे शांति के साथ। अब क्या होगा बेटा? वैल्यू रख दी। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे ज्यादा समझदार है, जानते हैं क्या करने वाले हैं अपन। 1/4πε0। अच्छा, क्यू में प्लस लगाओ या ना लगाओ, रहेगा वो प्लस का ही। अगर हम कहीं 2 लिख दें, ऐसे +2 लगा दे तब भी प्लस का 2 है, और प्लस नहीं लगा तब भी प्लस का ही माना जाएगा, ये 2 है ना। तो इस तरह से हम क्यू में से अगर प्लस को नहीं भी लगाएं तो क्यू प्लस का ही माना जाएगा, अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो बीच वाला प्लस है ये प्लस, और ये जो क्यू में माइनस लगा हुआ है ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है? इनटू में है। किसमें है? ये इनटू में है, याद रखना, बेसिक मैथमेटिक्स की बात है। बीच वाला प्लस और क्यू का माइनस ये इनटू में है, और ये माइनस और इस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा, इनटू होगा, तो क्या आ जाएगा? बीच में माइनस बन जाएगा। माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/4πε0 क्यू की जगह क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है। अब अगला स्टेप क्या होगा? कुछ बच्चे पहले ही समझ गए होंगे। E इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1/4πε0 इसमें भी है
1/4πε0 इसमें भी है, दोनों में है, कॉमन ले ले बाहर, चलो ले लेते हैं। 1/4πε0 क्यू ऊपर इसमें भी है और क्यू ऊपर इसमें भी है, ऊपर क्यू है दोनों में, तो ऊपर से क्यू ले लेते हैं कॉमन, आ जाओ बाहर। अब क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाले पोर्शन में अंदर क्या बचेगा, 1/4πε0 बाहर निकल गया, क्यू ऊपर से बाहर निकल गया, क्यू की जगह ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1, और नीचे अपॉन में क्या बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, 1/4πε0 इसका पहले ही बाहर निकल गया, क्यू वो भी बाहर है, यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखे सब बच्चे, E इज इक्वल टू 1/4πε0, क्यू आपका पहले ही बाहर निकल चुका है। अब कर लो बेटा, इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सब बच्चे करना जानते हैं ना, सब लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा, इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करो, r प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, r माइनस एल का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर 1 में करो तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये तो हो गया इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, अब नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कैसे करेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, नीचे का नीचे हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे, मैथमेटिक्स वाले तो स्टेप फटाफट समझते जाएंगे कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। 1/4πε0 क्यू बाहर लिखा है उसको बाहर रहने दो, या जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बचपन से ठीक रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है, बेसिक सही है, वो तो फटाफट देखते जाएंगे क्या होने वाली है कलाकारी। अब इसको कैसे खोलेंगे बेटा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। ये फॉर्मूले तो सबको आते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, a की जगह कौन आ जाएगा r, मतलब कि r स्क्वायर प्लस b की जगह l स्क्वायर प्लस 2ab की जगह आ जाएगा प्लस का 2rl, खुल गया ये प्लस बी के होल स्क्वायर से। माइनस लगाए तो आप माइनस लगा दो बीच में, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर मतलब कि r का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि l का स्क्वायर माइनस, तो माइनस 2, a की जगह r और b की जगह l, और ब्रैकेट आपका क्लोज, सही है। अब नीचे की समस्या है, नीचे कैसे सॉल्व करें, तो सब बच्चे जानते हैं, आप लोगों ने यहाँ थोड़ा अच्छे समझना, सब बच्चे आप लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ऐसे आप ध्यान से देखें, अगर आप इनके स्क्वायर को भूल जाएं 1 मिनट के लिए कि इन पर स्क्वायर लगाएं, तो आपको क्या दिखाई देगा, r माइनस एल, और इंटू में क्या दिखाई देगा r प्लस एल दिखाई देगा, तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या बन जाएगा, इस a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन इन पर तो स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पर ऊपर, तो ठीक है, हम कम थोड़ी हैं, इन पर स्क्वायर लगा ऊपर तो हम इस पर स्क्वायर लगा देते हैं पूरे पर ऊपर, जिस तरह से इन पर स्क्वायर लगा है उस स्क्वायर को हमने फॉर्मूला बनाने के बाद ऊपर लगा दिया टोटल ब्रैकेट पे स्क्वायर, तो आपका क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल बन जाएगा। अब आप देखें अगला स्टेप, अगला स्टेप बहुत आप लोगों का इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें काटा पीटी की बातें होने वाली हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आती हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह आप लिखेंगे Q। अब क्या होने वाला है, सब बच्चे जानते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लो, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा आगे रखा है, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, खुल गया ब्रैकेट। लेकिन इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो सब निशान बदल जाएंगे, कैसे, क्योंकि इसके बाहर क्या लगा है माइनस,
और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके निशान को क्या कर देगा, बदल देगा। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा सबसे पहले आर स्क्वायर के पास पहुंचेगा, आर स्क्वायर माइनस का कर देगा, एल स्क्वायर के पास पहुंचेगा, एल स्क्वायर माइनस का कर देगा, फिर ये माइनस अंदर पहुंचेगा इसके पास, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा प्लस का 2RL बन जाएगा, बन जाएगा। अपॉन में नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाली चीज से नहीं बोलना है, नीचे वाला वैसा की वैसा रहेगा। अब क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, भावनाओं में मत बह जाना, 2RL से 2RL मत काट देना, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, कटेंगे नहीं, प्लस माइनस को दे तो कटते। क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q लिखा है तो Q ब्रैकेट में क्या होगा, 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, 2RL और 2RL ऐड कर लेंगे तो 4RL हो जाएगा। अपोन में क्या लिखा है नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं है। अब एक इंसाफ कर दिया जाए, बेचारा ये क्यू बहुत देर से बाहर बैठा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अंदर भेज देते हैं। तो 1/4πε0, क्यू को आप अंदर भेज दो ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा 4QRL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। अब आप देखेंगे इसके बाद आगे की कहानी, यहाँ पर क्या स्टेप आया, इस स्टेप को जरा हम यहाँ एक बार फिर से लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0, क्या लिखा है 4QRL अपॉन में लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से देखना, क्या हम सबसे पहले तो इसमें कंडीशन देखें, कंडीशन देखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए सब बच्चे अच्छे से देखना। हम लिख रहे हैं आर इज ग्रेटर देन कंपेयर टू एल, इसका मतलब है कि आर की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है एल की तुलना में, ऐसा हमने लिखा है। कैसे लिख दिया ऐसा, तो आप बोर्ड पर देखें सामने कि आर की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक है, इतनी आर की वैल्यू, और एल की वैल्यू आपके सामने इतनी छोटी सी है, ओ से लेकर के ए तक इतनी छोटी सी है। तो आप देख रहे हैं आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है और एल की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए हमने लिखा है आर इज ग्रेटर देन कंपेयर टू एल, मतलब कि आर की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बड़ी है एल की तुलना में। और इसके लिए हम एक आपको उदाहरण देकर के अगर समझाने की बात करें, वो जरूरी है, तो आप यहाँ देखें कि आर की वैल्यू सपोज दैट 1000 है, 1000, और एल की वैल्यू लगभग 0.1 है, इतनी कम है। हालांकि यहाँ इनमें डिफरेंस इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, इस डायग्राम में तो फिर भी ठीक ठाक दिख रही है आपको एल की वैल्यू, एल का मतलब इतनी लंबा वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, लेकिन हकीकत में ये बहुत छोटा होता है, और जो बिंदु P है इसकी तुलना में बहुत बड़ी होती है। जैसे आप मान लो R की वैल्यू है 1000 मीटर और L की वैल्यू है 0.1 मीटर। रियल लाइफ में जो L होता है वो बहुत छोटा होता है और R होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आप यहाँ देखेंगे L की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हमने लिखा है कि R इज ग्रेटर देन कंपेयर टू L, ठीक। अब L की वैल्यू तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, L को तो हमने माफ कर दिया, इतना छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप L स्क्वायर को अगर देखें तो एल स्क्वायर इससे भी ज्यादा छोटा होगा। वैसे किसी पर स्क्वायर लगने के बाद वो बड़ा बन जाता है, लेकिन यहाँ जो स्क्वायर लगने के बाद छोटा बन रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में है। देखो ध्यान से कैसे, एल पे 0.1 लगा है, हम उस पर स्क्वायर लिखेंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 0.01। 0.1 जो कि एल की वैल्यू, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0.01। अब बताओ और छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और ये 1000 यानी कि 1000 की तुलना में तो ये और भी ज्यादा छोटा है। तो आर इज ग्रेटर देन कंपेयर टू एल, वो तो ठीक है, लेकिन एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है नियरली इक्वल टू 0, हम इसे 0 के बराबर मान सकते हैं।
तो एल स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होने के कारण हम एल स्क्वायर को निग्लेक्ट करते हैं। निग्लेक्ट करना मतलब कि छोड़ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, 0 के बराबर मान रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। निग्लेक्ट करने के लिए हिंदी वर्ड होता है अपेक्षा करना। एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर आप समझ लो हमने उसकी बेइज्जती कर दी। क्या कर दी, बेइज्जती, कि ये बहुत छोटा है, 0 के बराबर है। कौन, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, याद रखना हमने एल स्क्वायर की उपेक्षा की है, एल की नहीं की है। एल तो फिर भी ठीक ठाक है, बस एल की तुलना करके आर से दिखाया कि एल इतना छोटा है तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए एल स्क्वायर बहुत छोटा होने की वजह से हम केवल एल स्क्वायर की उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब कि हम उसे 0 के बराबर मान रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 QRL अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह कौन आ जाएगा, 0, और पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर है तो पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है। अब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 QRL। सब बच्चे जानते हैं आर स्क्वायर में से 0 जाएगा तो क्या रहेगा, आर स्क्वायर ही रहेगा, तो हमने लिख दिया आर स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर लगाया बाहर तो हमने बाहर स्क्वायर वैसा की वैसा लगा दिया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 4 QRL। आर स्क्वायर का स्क्वायर आप करेंगे कितना हो जाएगा, आर पावर 4। बोलो हो जाएगा कि नहीं, आर स्क्वायर है और बाहर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, आर पावर 4। अब क्या करेंगे बेटा, एक आर से अपन एक आर पावर 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा 4 QL अपॉन में यहाँ क्या बचेगा, आर पावर 3। आर पावर 3 बचेगा क्योंकि ऊपर एक आर था, उससे नीचे की एक पावर कम हो गई, तो 4 में से एक पावर कम हुई, कितना बची, 3। अब क्या देखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 4 को देखना हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखना अच्छे देखना, इस 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 QL अपॉन आर पावर 3। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए कि आप लोग अभी समझदार नहीं हो, है ना। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन लिखा क्यों उसको, 4 ही लिखा रहने देते इससे अच्छा। तो इसके पीछे वजह ये है कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे कि 2QL किसका फॉर्मूला होता है, कल बताया था हमने, जिसके चक्कर में सब पे डांट लगी थी। ये फॉर्मूला किसका होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कल ही सीख चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम किससे बताते हैं, जिसे हम P से बताते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2QL। कल सिखाया है सब बच्चों को। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अब ब्रैकेट हटा ही दो भले, 2 की जगह 2 आ जाएगा, और 2QL की जगह कौन आ जाएगा, P, क्योंकि 2QL किसका फॉर्मूला होता है, P का, और अपॉन R पावर 3 की जगह R पावर 3। कंप्लीट, आपका आंसर कंप्लीट हुआ, लेकिन बाहर इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। सिखाया सब बच्चों को, तो हमने बाहर इसका मात्रक लिख दिया न्यूटन प्रति कूलम। इसके नीचे लिखेंगे, यह अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो बहुत मेहनत के बाद आया है ना। अब आप लोग पहले, एक सेकेंड,